नमस्कार दोस्तों। आज हम तेलंगाना किसान विद्रोह की चर्चा करेंगे जो 1946 से 51 के बीच तेलंगाना क्षेत्र में किसान अपनी मांगों को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के विद्रोह किया था। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संगठित सामंती उत्पीड़न और निजाम के सत्ता के खिलाफ यह एक संगठित विद्रोह था। निजाम द्वारा शासित एक सामंती राजतंत्र था जहां जमींदारों का एक छोटा समूह, जिसे दुर्रा डोरा कहा जाता था, विशाल भूभाग का मालिक था। एक कुलीन वर्ग किसानों पर अपना अधिकार समझते थे और रखते थे और उनके साथ भूदासों के जैसा व्यवहार करते थे। लगभग 40% भूमि पर जागीरदारों का नियंत्रण था जो लगान वसूलते थे और किसानों के लिए और किसानों को बंधुआ मजदूरी करने के लिए बाध्य किया जाता था। वहाँ यह स्थानीय भाषा में वेट्टी मतलब बिना मजदूरी के काम करवाना, ज़बरदस्ती कहा जाता था। ज़मींदारों से पैसा उधार लेने वाले जो किसान थे वो कर्ज में डूब जाते थे, कर्ज में फंस जाते थे और कर्ज चुकाने के लिए उनके कई पीढ़ी उनके यहाँ काम करना पड़ता था। उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता था, जिसे भगोला कहा जाता था। इस प्रथा को जमींदार अक्सर उनके ज़मीनों को बलपूर्वक ज़बरदस्ती छीन लेते थे, जिससे कई लोग भूमिहीन और बेसहारा हो जाते थे। इस तरह जमींदारों और जागीरदारों का अत्यधिक शोषण किसानों में आक्रोश पैदा किया। 1930 के वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान किसानों की हालत और कमज़ोर हो गई। उनके कृषि उत्पादों का मूल्य गिर गया, जबकि ज़मींदार नकदी फसलों के ओर रुख किया और कपास की खेती करने लगे और ज़मींदारों को मुनाफा बढ़ने लगा और किसानों को कर चुकाने में कठिनाई होने लगी। दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निजाम ने भारी कर लगा दिया, जिससे किसानों के बीच खाद्य संकट उत्पन्न हो गया। निजाम ने असहमति की आवाज़ को दबाना शुरू किया। कई जन संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें एक आंध्र महासभा जो किसान की समस्याओं और किसानों के हितों को उठा रहे थे, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उल्टे निजाम ने किसान आंदोलन को कुचलने के लिए अर्धसैनिक बल तैनात कर दिया, जिसे रजाकार कहा जाता था। इससे किसानों के बीच भय और आतंक का माहौल पैदा हो गया। राजनीतिक आज़ादी की कमी और किसानों की मांग पर क्रूर दमन किसानों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया, जिससे विद्रोह की भावना भड़क उठी। उसी दौरान 1940 के समय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई तेलंगाना क्षेत्र में समानता, बंधुत्व और न्याय के पक्ष में खड़ा होकर आंध्र प्रदेश महासभा संगठन के जरिए किसानों, मजदूरों, काश्तकारों और छोटे भूस्वामियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। जमींदारों के खिलाफ खड़ा होने के लिए ग्राम स्तरीय संगठनों, जिसे संगम कहा जाता था, संगमों का निर्माण शुरू कर दिया था। पुचलपल्ली, सुंदरया, राजेश्वर राव और रवि नारायण रेड्डी जैसे नेताओं ने साम्यवादी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, आदर्शों को प्रचार प्रसार करने लगे और इस आदर्शों से लोगों को प्रेरित करने लगे। इसमें भूमि वितरण और सामंतवाद को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम बनाया। पीसी जोशी जैसे नेताओं ने
सशस्त्र संघर्ष का आह्वान किया, लोगों को अपील किया। 4 जुलाई 1946 को वारंगल जिले के कडावेंडी गांव में एक जमींदार के गुंडों ने जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें संघम का एक नेता कुमार रैया की मृत्यु हो गई। इस क्रूर कृत्य से किसान भड़क उठे। इसके बाद सशस्त्र संघर्ष शुरू हो गया, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गांव में पुरुष, महिलाएं, बच्चे सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने लगे, दस्तों में शामिल होने लगे, लाठी, गोफन, मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करने लगे। जबकि किसानों से सहानुभूति रखने वाले जो सैन्य अधिकारी थे, इन लोगों को हथियार की आपूर्ति करने लगे। 1947 तक किसानों ने लगभग 4000 गांवों कम्यून की सरकार यानी समानांतर सरकार का गठन कर लिया। लगभग 30 लाख आबादी और 16,000 वर्ग मील क्षेत्र इन कम्यून सरकार के अंतर्गत आ गया और इन क्षेत्रों में भूमि का पुनर्वितरण किया गया, वेट्टी को समाप्त कर दिया गया और मजदूरी बढ़ाई गई। दूसरे तरफ निजाम ने विद्रोह को कुचलने के लिए रजाकारों, जो अर्धसैनिक बल थे, को तैनात कर दिया। दूसरी तरफ किसानों के दस्तों के पास कम हथियार होने के बावजूद उन लोगों को परास्त कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों का युद्ध रणनीति गुरिल्ला तकनीक या गुरिल्ला तरीके से उन लोग को परास्त किया। गुरिल्ला रणनीति अपनाते हुए निजाम की सरकार को, निजाम के रजाकारों को परास्त किया। अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के बीच यह विद्रोह अपने चरम पर था। हैदराबाद स्वायत्त रहा, फिर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय ध्वज शहरों में फहराया, जो अवज्ञा का प्रतीक था। सितंबर 1948 ने भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो चलाया और हैदराबाद पर कब्जा कर लिया और निजाम पाकिस्तान भाग गया। 1948 में पीसी जोशी के जगह बीटी रणदीवे को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का महासचिव बनाया गया। उन्होंने भारत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सशस्त्र विद्रोह करने के पक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावासों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करते हुए साम्यवाद पर अंकुश लगाने के लिए कम्यून पर आक्रमण शुरू कर दिया, ताकि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का फैलाव न हो। यह अमेरिकियों के दबाव में भारत सरकार ने सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया। यही रणनीति अमेरिका की इंडो चाइना में थी। फ्रांस का वो कॉलोनी था और साम्यवादी का विस्तार न हो, इसलिए वह युद्ध में शामिल होकर के वियतनाम को तहस नहस करने की कोशिश की, साम्यवादी प्रचार प्रसार रोकने की कोशिश की और अंततः उसको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ यही नीति भारत पर भी लागू की। दूसरे तरफ जागीरदारों ने साम्यवादी प्रचार को, साम्यवादी विस्तार को कम करने के लिए जागीरदारी उन्मूलन, कृषि जांच समिति और जैसे भूमि सुधार लागू करने की कोशिश की। इससे जमींदारों की शक्ति कमज़ोर हुई। 1950 में रणदीवे की जगह पर चंद्र राजेश्वर राव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए, लेकिन उनकी आंध्र नीति
भी विद्रोह को जारी रखने में नाकाम रही। सीपीआई के अंदर पीसी जोशी और अन्य लोगों ने सशस्त्र संघर्ष चलाने के खिलाफ थे और इसे समाप्त करने के लिए अभियान चलाया और यह तर्क दिया गया कि यह टिकाऊ नहीं था। गुरिल्ला युद्ध अब सीमित क्षेत्रों में ही सिमट के रह गई। मैदानी इलाकों में यह जमीन खो बैठा जहां किसान हड़ताल और आंदोलन कर रहे थे। 1951 में भाकपा और भारत सरकार के बीच वार्ता हुई जिसमें भूमि बेदखली रोकने और हिरासत में लिए गए कम्युनिस्टों को रिहाई की मांग की गई, लेकिन भारत सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन आचार्य विनोबा भावे के पहल से विद्रोह को समाप्त करने की प्रयास शुरू कर दिया गया और औपचारिक रूप से 25 अक्टूबर 1951 को भाकपा ने आधिकारिक रूप से संघर्ष को वापस ले लिया। सीपीआई के एक धड़ा सशस्त्र विद्रोह जारी रखने के पक्ष में था और वह आज भी किसी न किसी रूप में सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र आंदोलन मौजूद है, किसी न किसी रूप में है। जबकि दूसरे धारा संसदीय रास्ता अपनाया और भारतीय लोकतंत्र से तालमेल बैठाते हुए और अधिक उदार नीतियों को अपनाकर चुनावी सफर में शामिल हुआ। 1951-52 के चुनाव में कई कम्युनिस्ट नेता भारतीय संसद में पहुंचे। किसी विद्वान ने इस स्थिति को अपना कमेंट करते हुए कहा है, टर्की ने कहा कि नेहरू से कि हमारे यहाँ जो कम्युनिस्ट आंदोलन कर रहे थे उस सबको मरवा दिया, समाप्त कर दिया और जेल में डाल दिया। हमारे यहाँ साम्यवादी आंदोलन समाप्त हो गया। तो नेहरू ने कहा कि अरे कम्युनिस्ट आंदोलन को हम समाप्त नहीं किए और कम्युनिस्ट को समाप्त नहीं किए, उसको हम अपने में मिला लिए और अपने संसदीय रास्ते में शामिल कर लिए, स्वतः समाप्त हो जाएगा। क्योंकि साम्यवादी का सिद्धांत ही होता है सशस्त्र विद्रोह के जरिए मजदूरों, किसानों और शोषित वर्गों का सत्ता स्थापित करना। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप तेलंगाना के सामंती संरचना में काफ़ी परिवर्तन हुआ। जैसे लगभग 10 लाख एकड़ भूमि को 300 गांवों में किसानों को पुनर्वितरण किया। जबरन जो मजदूरी वेट्टी जो करवाई जाती थी उसको समाप्त किया गया। जागीरदारी उन्मूलन, भूमि सुधार हुए और खेतिहर मजदूर की मजदूरी बढ़ाई गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो संगमों के कार्यक्रम थे उन्होंने जाति आधारित उत्पीड़न को चुनौती देते हुए विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच एकजुटता कायम करने को बढ़ावा दिया गया। महिलाओं ने संदेश वाहकों, योद्धाओं और आयोजकों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ग्रामीण तेलंगाना में लैंगिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस आंदोलन ने निजाम का निरंकुश शासन का अंत हुआ और 1948 में हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया और इसके साथ साथ तेलंगाना की विशिष्ट पहचान को भी उजागर किया और अंततः भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। तेलंगाना विद्रोह ने किसान आंदोलन को प्रेरणा मिला और यह आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा गुरिल्ला युद्धों के रूप में याद किया जाता है। सांस्कृतिक रूप से विद्रोह की कहानियाँ और तस्वीरें कला और साहित्य को प्रेरित करती रहती है तथा इसकी स्मृति संरक्षित करती है। धन्यवाद।